जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स प्रकाशिकी ऑप्टिक्स का एक हेडिंग है रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्नीफिकेशन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और फार्मूले का डेरिवेशन करेंगे कि जो रेखीय आवर्धन का सूत्र है वो क्या होता है और कहाँ से आता है और कैसे आता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं। तो देखिए, रेखीय आवर्धन का परिभाषा होता है कि दर्पण द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, कोई भी प्रतिबिंब बनता है वो किसमें बनता है? वो दर्पण में बनता है। तो दर्पण में किसका प्रतिबिंब बनेगा? किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो वस्तु का जो प्रतिबिंब की लंबाई है उसका और वस्तु की लंबाई, उन दोनों के अनुपात को हम कहते हैं रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं? दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। जैसे हमारे हाथ में एक ऑब्जेक्ट है, ये वस्तु है, ये चाक है, इसकी लंबाई मानिए 5 सेंटीमीटर है। इसको दर्पण के सामने रखने पे इसका प्रतिबिंब दर्पण में 10 सेंटीमीटर बन रहा है। तो वो 10 सेंटीमीटर वो प्रतिबिंब की लंबाई है और 5 सेंटीमीटर वस्तु की लंबाई है। तो प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो रेखीय आवर्धन के बारे में हम क्या रेखीय आवर्धन, ये हेडिंग है, इसके बारे में यदि पूछ दिया रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं तो आप लिखेंगे दर्पण द्वारा, लिखेंगे आप दर्पण द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई, क्या? वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन कहते हैं। और रेखीय आवर्धन को हम m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, रेखीय आवर्धन को किससे प्रदर्शित करते हैं? m से। रेखीय आवर्धन क्या होता है? दर्पण द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, रेखीय आवर्धन का इस परिभाषा से हम देख लेंगे। रेखीय आवर्धन का फार्मूला होता है प्रतिबिंब की लंबाई और बटा क्या? वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, यदि कोई पूछ दिया कि रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं तो प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन को हम m से प्रदर्शित करें। ठीक है, और प्रतिबिंब की लंबाई मतलब क्या? इमेज, तो I, प्रतिबिंब की लंबाई को I और वस्तु की लंबाई को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? O, यानी ऑब्जेक्ट। तो m बराबर होता है I/O। ये होता है रेखीय आवर्धन का सूत्र। तो ये तो हमने जान लिया कि रेखीय आवर्धन क्या होता है और रेखीय आवर्धन का फार्मूला क्या होता है। लेकिन अब हम चलते हैं फार्मूले का डेरिवेशन करने कि ये जो फार्मूला आया है ये आया कहाँ से है। ठीक है, आपको यहाँ तक समझने में यदि कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक, तो उसके लिए सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण लेंगे। क्या लेंगे? हम एक अवतल दर्पण लेंगे। ठीक, इसको अवतल दर्पण की खासियत क्या होती है? इसके धंसे हुए भाग से परावर्तन होता है और उभरा हुआ भाग पेंट कलई किया होता है। और ये हमारा रहा मुख्य अक्ष। ठीक, और यहाँ पे हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, तो प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम होते हैं। पहला नियम क्या? कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण दर्पण से टकराकर मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे फोकस बिंदु कहते हैं। ठीक, मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि कोई किरण मुख्य अक्ष से जा रही है तो वो फोकस से जाएगी। दूसरा नियम क्या है? यदि कोई किरण वक्रता केंद्र से जा रही है तो वक्रता केंद्र से ही वापस लौट जाएगी। और तीसरा नियम, यदि कोई किरण फोकस से होकर जा रही है तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो प्रतिबिंब बनाने के कितने नियम होते हैं? 3 नियम। तो कोई 2 नियम लगाएंगे और प्रतिबिंब हम यहाँ बना लेंगे। तो सबसे पहला नियम लगाएंगे कि यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है तो वो फोकस से होकर गुजरेगी। तो यहाँ पे हमने फोकस बना दिया। ठीक, दूसरी
दूसरी बात क्या, यदि कोई हमारा किरण है और वो वक्रता केंद्र, यहाँ वक्रता केंद्र से होकर गुजर रही है तो वक्रता केंद्र से ही वापस लौट जाएगी। वक्रता केंद्र से ऐसे आई और वक्रता केंद्र से ये दर्पण से टकराई और वक्रता केंद्र से वापस लौट आई, और ये पहली किरण गई समांतर और ये फोकस से होकर गुजरी। ये हमारा क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को ओ डैश नाम दे देंगे, और ये जहाँ ये दोनों किरणें आपस में काटती हैं इसी को कहते हैं प्रतिबिंब। तो मुख्य से एक लंब डालेंगे, यहाँ दोनों किरणें जहाँ काटी हैं ये हमारा रहा प्रतिबिंब। इसको इसका नाम दे देंगे आई डैश आई, ठीक है, ये हमारा प्रतिबिंब हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे हम, ये जो ओ डैश है ओ डैश, ये यहाँ से एक काल्पनिक रेखा खींचेंगे। काल्पनिक रेखा जो हमारा ये ध्रुव से मिलेगा, ये ध्रुव से। ठीक है, तो हमने एक काल्पनिक रेखा खींचा, ऐसे ऐसे गया, ऐसे ध्रुव से, और ध्रुव से फिर ये परावर्तन के पश्चात ये जहाँ दोनों कीड़े आपस में मिली ऐसे ये वापस लौट आए। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ कि हमने प्रतिबिंब बनाने का दो नियम लगाया। पहला क्या, मुख्य के समांतर किरण गई और दर्पण से टकराकर फोकस से गई, और दूसरी किरण वक्रता केंद्र से गई और वक्रता केंद्र से वापस लौट आई। और ये जो दोनों किरणें जहाँ आपस में कटी वहीं पे बनता है वस्तु, और वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य से नीचे, ये वस्तु का ये प्रतिबिंब हो गया, और ये क्या हो गया, ये वस्तु का प्रतिबिंब हो गया, और ये प्रतिबिंब की लंबाई हो गया, ये वस्तु की लंबाई हो गई। ठीक, दूसरी बात, हमने एक काल्पनिक रेखा खींचा जो ध्रुव से होकर होता हुआ गया, और यहाँ जो ये कर्वेचर है, ये वक्रता केंद्र, यहाँ से ये जो सीधी रेखा गई इसको नॉर्मल यानी अभिलंब हम बोल देंगे। ठीक है, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, जिसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। ठीक, और अभिलंब और परावर्तन कोण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण जिसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और हम परावर्तन का नियम जानते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इस हम दो त्रिभुज लेंगे, समरूप त्रिभुज, और उससे हम रेखीय आवर्धन के सूत्र को डेरिवेट करेंगे। ठीक है, तो हम लेंगे दो त्रिभुज, क्या, आई डैश पी और ओ डैश पी, दो त्रिभुज लेंगे। तो समरूप त्रिभुज क्यों होगा, क्योंकि ये देखिए ये 90 डिग्री का है और ये हमारा 90 डिग्री का। ठीक, और ये कोण आई, ये कोण आई है, ये कोण और ये कोण आर है, ये दोनों आपस में बराबर है, और ये कोण ओ और ये कोण आई, ये दोनों कोण भी आपस में बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि ओ डैश पी और आई डैश पी दोनों त्रिभुज आपस में बराबर हैं। तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है, समरूप है। तो लिखेंगे समरूप त्रिभुज ओ डैश पी तथा आई डैश पी में क्या लिखेंगे, समरूप त्रिभुज लिखेंगे हम, समरूप त्रिभुज क्या है, ओ डैश पी तथा समरूप त्रिभुज सबसे पहले हम आई डैश पी लिखेंगे, आई डैश पी तथा ओ डैश पी में हम जानते हैं समरूप त्रिभुज की विशेषता क्या होती है कि उनके भुजाओं का अनुपात समान होता है। कहने का मतलब क्या है, पहले त्रिभुज का लंब बटे दूसरे त्रिभुज का लंब बराबर होता है पहले त्रिभुज का आधार बटे दूसरे त्रिभुज का आधार। समरूप त्रिभुज की विशेषता क्या होती है, पहले त्रिभुज का जो लंब होता है, पहले त्रिभुज का लंब बटे दूसरे त्रिभुज का लंब बटे दूसरे त्रिभुज का लंब जो वो बराबर होता है पहले त्रिभुज के आधार से बटे दूसरे त्रिभुज के आधार से। ठीक है, ये समरूप त्रिभुज की ये विशेषता होती है। ठीक, तो हम समरूप त्रिभुज आई डैश और ओ पी में देखेंगे कि ये पहले त्रिभुज का लंब क्या है। तो ये पहला जो त्रिभुज है आई डैश पी, ये आई डैश पी, इसका लंब क्या है, इसका लंब है आई डैश, तो इसका लंब हो गया आई डैश। ठीक, और बटे दूसरे त्रिभुज का लंब क्या है, ये दूसरा त्रिभुज है ओ डैश पी, इस त्रिभुज का लंब क्या है, इस त्रिभुज का लंब है ओ डैश, तो हम लिखेंगे ओ डैश बराबर पहले त्रिभुज का आधार क्या है, ये पहला त्रिभुज हमारा है, पहला त्रिभुज का आधार है पी आई, पहले त्रिभुज का आधार है पी आई बटे दूसरे त्रिभुज का आधार क्या है, दूसरे त्रिभुज का आधार है पी ओ, दूसरे त्रिभुज का आधार है पी ओ। ठीक है, तो देखिए आई डैश है, जो आई डैश ये क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई है। तो प्रतिबिंब की लंबाई को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर हो जाएगा आई बटे
ये ओ डैश क्या है, ये वस्तु की लंबाई है। वस्तु की लंबाई को हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए। और ये आई डैश है, इसको माइनस लेंगे क्योंकि ये मुख्य अक्ष के नीचे है। मुख्य अक्ष के नीचे है तो ये माइनस, और ये मुख्य अक्ष के ऊपर है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक, ये प्लस हो जाएगा। अब देखिए पी से आई की दूरी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी को हम किससे लिखते हैं, भी से। और वस्तु की दूरी पी से ओ की दूरी क्या है, वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी को हम किससे लिखते हैं, यू से। और दोनों माइनस लेंगे क्योंकि ये दर्पण के बाएं साइड में स्थित है। प्रतिबिंब और वस्तु दोनों दर्पण के बाएं साइड में स्थित है, इसलिए दोनों किस में होगा, माइनस में होगा। तो पी से आई की दूरी, पी से जो आई की दूरी है वो प्रतिबिंब की दूरी है। प्रतिबिंब की दूरी को हम लिखते हैं भी से। और पी से ओ की दूरी, पी से ओ की दूरी है वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी को हम यू से लिखते हैं, तो यू लिख दिए। और दोनों माइनस में होगा क्योंकि ये दर्पण के बाएं साइड में स्थित है। किधर है, दर्पण के बाएं साइड में। अब देखिए जो आई बाई ओ होता है वो एम होता है। हमने बताया आपको आई बाई ओ, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो रेखीय आवर्धन को m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो m बराबर हम लिख सकते हैं माइनस आई अपान ओ बराबर ये माइनस भी अपान माइनस यू, ठीक। अब देखिए ये माइनस कट जाएगा कि नहीं, तो देखिए तो m बराबर अगले स्टेप में हो जाएगा ये आई बाई ओ और बराबर ये देखिए ये भी अपान माइनस यू, भी अपान माइनस यू। अब ये माइनस चला जाएगा ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, m बराबर आई बाई ओ बराबर ये भी बाई यू है और ये माइनस में हो जाएगा। ये हमारा आ गया रेखीय आवर्धन का सूत्र। किसका, रेखीय आवर्धन का सूत्र। तो हमने कैसे इस फार्मूले का डेरिवेशन किया, जो हमने अब तक पढ़ा उसका रिवीजन। हमने क्या पढ़ा, रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन को m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। इस फार्मूले का डेरिवेशन करने के लिए हमने एक अवतल दर्पण लिया और प्रतिबिंब बनाने का जो 3 नियम है उसमें से 2 नियम लगाया। पहला नियम क्या, ये कि यदि कोई किरण समांतर जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो वो फोकस से जाएगी, ठीक। और दूसरा, यदि कोई किरण वक्रता केंद्र से जा रही है तो वक्रता केंद्र से वापस लौट जाएगी। और तीसरा हमने क्या लिया, एक काल्पनिक रेखा वस्तु से ध्रुव पे डाला, काल्पनिक रेखा। और ये जो काल्पनिक रेखा आई, ये जो दोनों किरणें आपस में कटी है यहाँ से गई। और यहाँ ये जो वक्रता केंद्र से ये सीधी रेखा है, ये जो मुख्य अक्ष, इसको हम मान लेंगे अभिलंब यन। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण, जिसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो हम देखेंगे 2 समरूप त्रिभुज बन रहा है। कितना, 2 समरूप त्रिभुज बन रहा है। पहला ओ डैश पी और दूसरा आई डैश पी। तो दोनों समरूप त्रिभुज में देखेंगे। समरूप त्रिभुज की विशेषता क्या होती है कि पहले त्रिभुज का लंब बटे दूसरे त्रिभुज का लंब बराबर होता है पहले त्रिभुज का आधार बटे दूसरे त्रिभुज के आधार के। तो समरूप त्रिभुज हम आई डैश पी तथा ओ डैश पी में हम देखेंगे। तो क्या देखें कि इसका लंब क्या है, इसके सामने वाली भुजा, कोण के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। तो इसके सामने वाली भुजा क्या है, आई डैश। तो ये आई डैश, पहले त्रिभुज का लंब आई डैश हो गया और दूसरे त्रिभुज का लंब ये ओ डैश हो गया, ओ डैश बराबर। पहले त्रिभुज का आधार, इसका आधार देखेंगे तो पी आई और इसका आधार देखेंगे तो पी से ओ तक की दूरी पी ओ हो जाएगा, ठीक। ये आई डैश क्या है, ये प्रतिबिंब की लंबाई है। तो इसको माइनस में रखेंगे क्योंकि ये मुख्य अक्ष के नीचे है। तो ये मुख्य अक्ष के नीचे है तो माइनस में रखेंगे। और आई डैश क्या है, ये प्रतिबिंब की लंबाई है। बट ओ डैश क्या है, वस्तु की लंबाई, और ये मुख्य अक्ष के ऊपर है तो इसको प्लस में लिखेंगे, धनात्मक लिखेंगे, बराबर। पी से आई की जो दूरी है, पी से आई की दूरी वो प्रतिबिंब की दूरी है। तो प्रतिबिंब की दूरी को हम भी से रिप्रेजेंट करते हैं। और पी से जो ओ की दूरी है, पी से ओ की दूरी वो वस्तु की दूरी है, उसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों को माइनस इसलिए लिए हैं क्योंकि दर्पण के बाएं साइड में स्थित है। यदि
दाएं साइड में स्थित होता तो धनात्मक लेते, लेकिन वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई दोनों दर्पण के बाएं साइड में स्थित है, इसके लिए दोनों को माइनस में लेंगे। ठीक, ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो I बाई ओ बराबर क्या होता है m, तो m बराबर I बाई ओ हो गया, और v बाई यू ये था ही पहले से, ये माइनस से माइनस कट गया तो ये भी धन ये भी धन, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो m बराबर I बाई ओ, और ये माइनस है ये ऊपर चला जाएगा, तो ये माइनस है ये ऊपर यहाँ पे आया है, तो m बराबर I बाई ओ बराबर माइनस v बाई यू, यही हो गया आवर्धन का सूत्र। यदि कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।